आप लोगों का स्वागत है एस.एन.डी. सोशियोलॉजी क्लासेस पर। मैं ऐसा कामना करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई आप लोगों की चल रही होगी। आज हम लोग जो सीरीज हम लोग चालू किए थे यूपीजीआईसी के लिए, जो प्रश्न पत्र हम लोग प्रीवियस ईयर देख रहे थे, उसमें दूसरा प्रश्न पत्र था 2021 का हम लोग देख चुके थे। 2017 का है यह, जो यूपीपीजीटी, यूपीजीआईसी, यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर, यूजीसी नेट में भी इसमें से प्रश्न आते हैं कुछ। बिहार 4.0 और झारखंड माध्यमिक बोर्ड द्वारा कराया जाने वाला माध्यमिक आचार्य का जो पेपर होगा पीजीटी का, जो समाजशास्त्र से पहली बार भर्ती आई है, उन सभी में यह प्रश्न काम आएंगे। और एक सब्जेक्ट के रूप में समाजशास्त्र जहाँ जहाँ भी पेपर होता है वहाँ वहाँ यह काम आएगा। इसलिए हम लोग आज इसमें तीसरा वीडियो देखेंगे, तीसरी क्लास होगी। 40 प्रश्नों की 2021 वाले में बनी थी और 2017 में 40 प्रश्नों की एक बन चुकी है। तो आज हम देखेंगे तीसरी क्लास 40 के आगे। मेरे फ़ोन में आज कुछ गड़बड़ी हो चुकी है, पता नहीं क्यों। हम प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्न में कौन से समाजशास्त्री ने दक्षिण भारत के कुर्ग लोगों पर धर्म और समाज का अध्ययन किया है? ऑप्शन ए है जी.एस. कुरियन, ऑप्शन बी है के.एम. कपाड़िया, ऑप्शन सी एम.एन. श्रीनिवास, ऑप्शन डी है आंध्र वित्ते। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, इसमें सी सही है एम.एन. श्रीनिवास। एम.एन. श्रीनिवास ने दक्षिण भारत के कुर्ग लोगों पर धर्म और समाज का अध्ययन किया था। यह मैसूर के ओक्कालिंगा जनजाति का ओक्का जो जाति थी, कुर्ग जो जाति थी, वहाँ पर इन्होंने अध्ययन किया था एवं वहीं पर संस्कृतिकरण की अवधारणा इन्होंने दी थी। संस्कृतिकरण के साथ इन्होंने कहा कि जो कुर्ग जाति है उसमें उसमें एम.एन. श्रीनिवास ने उनके संयुक्त परिवार को, जो पितृसत्तात्मक एक परिवार था, पितृसत्तात्मक संयुक्त परिवार था, उसे ओक्का कहते थे। संयुक्त परिवार को ओक्का कहते थे, लेकिन वहाँ स्थानीय भाषा में उसे नाड कहा जाता है। एम.एन. श्रीनिवास की पुस्तक थी द कुर्ग ऑफ साउथ इंडिया। एक इनकी पुस्तक थी इंडिया सोशल स्ट्रक्चर, द रिमेंबर्ड विलेज, इंडियाज विलेजेज इंडिया, इनकी पुस्तकें थीं। एवं इन्होंने भारत में फील्ड स्टडी को या क्षेत्रीय अध्ययन को प्राथमिकता दी थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, और इन प्रश्नों को करने के बाद प्रीवियस ईयर जो भी प्रश्न आए होंगे वह सब इससे हल हो जाएंगे, उससे सब इससे मिल जाएंगे। और हम जो एक थियरी की क्लास चल रही है उसको करने से प्रीवियस ईयर के सारे प्रश्न मिल जाएंगे। और इसमें हम देखेंगे कि कितने प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। तो हम ये नहीं पढ़ के जाएंगे कि पेपर में प्रश्न रिपीट ही होगा, उससे हम नए क्वेश्चन भी पढ़ के हमें जाना होगा। जो यूपीजीआईसी का पेपर है उससे फरवरी में होने की संभावना है, एवं पीजीटी का अक्टूबर में है ही। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास से जुड़कर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। और आप लोग इस क्लास को पढ़ के अपने पेपर को हल करने के लिए आसान बनाइए। और इसी के साथ आप लोग जो भी इसमें गलतियां हो उसे कमेंट के माध्यम से मुझे बताने का प्रयास करें। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसको भारतविद जाना जाता है? ऑप्शन ए है लुई डुमा, ऑप्शन सी है एम.एन. श्रीनिवास, ऑप्शन सी है एस.सी. दुबे, ऑप्शन डी है सुरजीत सिन्हा। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, लुई डुमा जो थे वह भारतविद उन्हें कहा जाता था, क्योंकि भारतविद का तात्पर्य था कि जो भारतीय ग्रंथों, शास्त्रों के अध्ययन के आधार पर भारतीय समाज का अध्ययन करे, उसे भारतविद कहा जाता है। जब भारतविद में आएंगे लुई डुमा, जी.एस. घुरिये एवं इरावती कर्वे को भी भारत विद्या शास्त्र अध्ययन में ही रखा जाता है। लुई डुमा जो थे वह फ्रांस के समाजशास्त्री थे। उन्होंने भारत के गांवों की सामाजिक संरचना पर इन्होंने अध्ययन किया था और उनसे अपनाया था वह था भारत विद्याशास्त्रीय दृष्टिकोण एवं संरचनात्मक उपागम, दोनों के प्रयोग की बात इन्होंने कही थी। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, होमो हायरार्किक्स। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है,
प्रश्न है, इनमें से कौन एक प्रभु जाति की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए है आर्थिक प्रभुत्व, ऑप्शन बी है सांस्कृतिक प्रभुत्व, ऑप्शन सी है उच्च सांस्कारिक परिस्थिति, ऑप्शन डी है अधिक अच्छी शैक्षणिक परिस्थिति। तो जो प्रभु जाति की अवधारणा है इसको एम.एन. श्रीनिवास ने दिया था और ऑप्शन इसमें डी सही है, अधिक अच्छी शैक्षिक परिस्थिति। इसको एम.एन. श्रीनिवास ने नहीं माना था। एम.एन. श्रीनिवास ने कहा था आर्थिक प्रभुत्व होना चाहिए, सांस्कृतिक प्रभुत्व होना चाहिए, संख्यात्मक रूप से बड़े होने चाहिए, बड़े अंश पर भूमि का स्वामित्व उनके पास होना चाहिए, एवं वह समाज में उच्च परिस्थिति को प्राप्त करने होने चाहिए। इसकी विशेषताओं का उल्लेख एम.एन. श्रीनिवास ने किया था और इसका भी अध्ययन उन्होंने कुर्ग के अध्ययन के आधार पर ही दिया था। कुर्ग के अध्ययन के आधार पर ही यह दिया था। एवं जैसे ही श्रीनिवास ने प्रभु जाति की अवधारणा दी थी, एस दुबे ने उसकी आलोचना करते हुए प्रभु व्यक्ति की बात कही थी। प्रभु व्यक्ति की अवधारणा को जो दिया था वह थे एस दुबे और वह आया था एम.एन. श्रीनिवास के प्रभु जाति की अवधारणा के विरोध में। तो प्रभु जाति की जो निम्न विशेषताएं हैं जो एम.एन. श्रीनिवास ने बताया था, उसमें पहला था आर्थिक प्रभुत्व, सांस्कृतिक प्रभुत्व, संख्यात्मक प्रभुत्व, चौथा है बड़े अंश पर भूस्वामित्व, पांचवा है आर्थिक राजनीतिक शक्ति और छठा है जातीय संसरण में उच्च स्थान और सातवां है उच्च सांस्कृतिक परिस्थिति। इनमें से हम चार ही रख सकते हैं। जैसे आर्थिक प्रभुत्व में ही बड़े अंश पर भूस्वामित्व भी आ जाएगा, सांस्कृतिक में उच्च सांस्कृतिक आ जाएगा, आर्थिक और जो राजनीतिक शक्ति ये भी आ जाएगा, संख्यात्मक आ जाएगा। तो चार प्रकार ही उन्होंने बताए थे, चार ही विशेषताएं उन्होंने बताए थे। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, जी.एस. घुरिये ने जाति की 6 विशेषताएं दी हैं। उनके अनुसार निम्न में से कौन सी सही विशेषता है? ऑप्शन ए है समाज का खंडात्मक विभाजन, ऑप्शन बी है वंश परंपरागत व्यवसाय, ऑप्शन सी है प्रतिबंधित गतिशीलता, ऑप्शन डी है छुआछूत। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, समाज का खंडात्मक विभाजन। समाज का खंडात्मक विभाजन यह जी.एस. घुरिये ने जाति की विशेषताएं बताई थी। जी.एस. घुरिये ने भारत में जाति को सबसे ज़्यादा अध्ययन करने वाले या विस्तृत रूप से अध्ययन करने वाले समाजशास्त्री के रूप में जाना जाता है। उन्होंने भारत में जाति की परिभाषा न करते हुए उन्होंने जाति की 6 विशेषताएं बताई और कहा कि यह किसी एक जाति के लिए नहीं है, यह सामान्यतः हर जाति में पाई जाती है। जो घुरिये हैं उन्हें भारतीय समाजशास्त्र का पिता कहा जाता है। अब कई लोग सोचेंगे भारतीय समाजशास्त्र के पिता तो गिडिंग्स हैं। गिडिंग्स भारतीय समाजशास्त्र के नहीं, भारत में समाजशास्त्र के पिता हैं। भारत में वो समाजशास्त्र के पिता हैं। जी.एस. घुरिये ने एक पुस्तक लिखी थी कास्ट एंड क्लास इन इंडिया में जाति के संरचनात्मक एवं संस्थात्मक पहलुओं पर प्रकाश डालते हुए जाति की 6 विशेषताएं बताई थी। पहला था समाज का खंडात्मक विभाजन, ऑप्शन बी था दूसरा था संस्तरण, तीसरा है भोजन तथा सहवास संबंधी प्रतिबंध, चौथा है नागरिक धार्मिक नियोग्यताएं एवं विशेषाधिकार, पांचवा है व्यवसाय के चयन पर प्रतिबंध और छठा है विवाह संबंधी प्रतिबंध। तो जो घुरिये थे इन्होंने यह 6 विशेषताएं बताई थीं। घुरिये भारत में कुर्सी आराम पसंद समाजशास्त्री थे। इनका इसका तात्पर्य था कि इन्होंने बैठकर ज़्यादा अध्ययन किया। इन्होंने क्षेत्रीय अध्ययन पर उतना जोर नहीं दिया था, जो कि एक इनका अध्ययन है कोली जनजाति का। इन्होंने महाराष्ट्र की कोली जनजाति का अध्ययन किया था, तो उसे क्षेत्रीय अध्ययन में रखा जा सकता है क्योंकि कोली जनजाति का इन्होंने अध्ययन किया। तो एक पुस्तक भी लिखी थी द कॉलिन्स। कोली जनजाति का इन्होंने अध्ययन किया था। तो जो जी.एस. घुरिये हैं उन्होंने भारत में जाति की उत्पत्ति के बारे में एक कथन कहा था, जाति इंडो आर्यन संस्कृति का ब्राह्मणिक संतान है जो गंगा यमुना के मैदान में विस्तृत हुआ है एवं यहीं से गंगा यमुना का जाति इंडो
आर्यन संस्कृति का ब्राह्मणिक संतान है, जिसका पालन पोषण गंगा यमुना के मैदान में हुआ है एवं यहीं से इसका पूरे भारत में विस्तार हुआ है। जी.एस. घुरिये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था कि भारत जाति जैसी व्यवस्था बस भारत में ही नहीं पाई जाती है, अन्य जगहों पर भी इन्होंने जाति जैसी व्यवस्था का प्रमाण दिया था एवं ऐसे बात कही थी। अगला हम प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है जब उच्च जाति हिंदू चेतन या अचेतन रूप में निम्न जाति हिंदुओं के व्यवहार प्रतिमानों को अपनाते या अनुकरण करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है संस्कृतिकरण, ऑप्शन बी है आधुनिकीकरण, ऑप्शन सी है जनतंत्रीकरण और ऑप्शन डी है असंस्कृतिकरण। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, असंस्कृतिकरण, क्योंकि इसमें कहा है कि जब प्रश्न में पूछा है जब उच्च जाति हिंदू चेतन या अचेतन रूप में निम्न जाति हिंदुओं के व्यवहार प्रतिमानों को अपनाते या अनुकरण करते हैं तो उसको कहा जाता है तो असंस्कृतिकरण। क्यों? संस्कृतिकरण में होता है कि कोई निम्न जाति हिंदू जाति चेतन या अचेतन रूप में अपनी उच्च जाति के व्यवहार प्रतिमानों को अपनाते हैं या अनुकरण करते हैं तो उसे संस्कृतिकरण कहते हैं। संस्कृतिकरण का तात्पर्य था, संस्कृतिकरण का सबसे पहली अवधारणा एम.एन. श्रीनिवास द्वारा दिया गया था। संस्कृतिकरण जो है उसमें होता है कि मान लीजिए किसी एक क्षेत्र की जाति है, निम्न जाति है, वह वहाँ के उच्च जाति का जो समाज में उच्च जाति वहाँ रखती है, उच्च परिस्थिति रखती है जाति व्यवस्था में, उसको देखकर उसके जीवन शैली का अनुकरण उन्होंने करना शुरू कर दिया। जीवन शैली के अनुकरण का तात्पर्य ये नहीं होता कि बस रहन सहन हो गया, उनका रहन सहन, खान पान, व्यवसाय, यहाँ तक कि जो वह क्या खाते हैं क्या पीते हैं उसका भी उन्होंने ध्यान रखा। इन सब चीज़ों को जब उन्होंने बदलाव की प्रक्रिया में देखा एवं यह पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही कम से कम 3 से 4 पीढ़ियों तक, तो उसे मान्यता तब मिलती है जब वह निम्न जाति जिस उच्च जाति का उन्होंने जीवन शैली को अनुकरण किया था एवं अपने पदनाम में परिवर्तन किया, व्यवसाय में परिवर्तन किया, रहन सहन में परिवर्तन किया, खान पान में परिवर्तन किया, तो उनके घर जब विवाह जब हो जाता है, वैवाहिक संबंध जब स्थापित हो जाते हैं दोनों लोगों में, तब उसे सामाजिक मान्यता दे दी जाती है। उस संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को वह संस्कृतिकरण की प्रक्रिया पूर्ण मानी जाती है। लेकिन इसके उलट जब कोई उच्च जाति अपने से मान लीजिए कोई उच्च जाति है, वह संख्या में कम है या उनका प्रभुत्व कम है किसी एक क्षेत्र में और वहाँ पे जो निम्न जातियाँ उनका ज़्यादा है, तो क्या होता है कि उच्च जातियाँ निम्न जातियों की जीवन शैली को अपनाने लगती हैं, अनुकरण करने लगती हैं। तो इस प्रक्रिया को असंस्कृतिकरण कहते हैं, जिसकी अवधारणा मजुमदार ने दी थी। असंस्कृतिकरण की अवधारणा मजुमदार ने दी थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सामाजिक गतिशीलता की प्रक्रियाओं में संस्कृतिकरण के विश्लेषण हेतु एम.एन. श्रीनिवास ने मर्टन के कौन से सिद्धांत को अपनाया? ऑप्शन ए है मध्य अभिसीमा सिद्धांत, ऑप्शन बी है सामाजिक विचलन सिद्धांत, ऑप्शन सी है संदर्भ समूह सिद्धांत, ऑप्शन डी है परिस्थिति एवं भूमिका सिद्धांत। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, संदर्भ समूह सिद्धांत। संदर्भ समूह सिद्धांत जो मर्टन ने दिया था, इसी को संस्कृतिकरण की प्रक्रिया में एम.एन. श्रीनिवास ने अपना लिया। जैसे कि संदर्भ समूह सिद्धांत का तात्पर्य था, मर्टन ने कहा था संदर्भ समूह सिद्धांत, जो उन्होंने कहा था कि संदर्भ समूह से कहा था कि जैसे मान लीजिए कि कोई बहुत अच्छा एक समूह है, जैसे स्कूल में बच्चों का समूह है, 2 समूह बन जाते हैं, एक पढ़े लिखों का, एक बैक बेंचरों का। तो जो बैक बेंचर मान लेते उसमें किसी की भावना जगी और वह पढ़े लिखे ग्रुप को देखने लगा, तो उसमें यही होता है कि मैं भी इनके जैसा बनना चाहता हूँ, मैं भी जो शिक्षक हैं उनके नज़रों में अच्छा बना रहना चाहता हूँ, या जो वो काम कर देते हैं उसको मैं पूरा करना चाहता हूँ, जल्दी पूरा करके आगे देना चाहता हूँ। तो इस तरह की जब भावना उत्पन्न हो जाती है तो उससे संदर्भ समूह कहते हैं। संदर्भ समूह नकारात्मक सकारात्मक दोनों हो सकते हैं। यह आर के मर्टन ने बताया था कि उन्होंने संदर्भ समूह 2 भागों में बांटा, सकारात्मक संदर्भ समूह एवं नकारात्मक संदर्भ समूह। जैसे किसी आतंकवादी संगठन का सदस्य बन जाना, दल का सदस्य बन जाना, यह नकारात्मक संदर्भ समूह है। या किसी ऐसे गैंग का सदस्य बन जाना जो नशाखोरी करता हो, चोरी करता हो, इस तरह के अनुकरण को भी नकारात्मक संदर्भ समूह की संज्ञा आर के मर्टन द्वारा दिया गया था। मध्य अभिसीमा सिद्धांत, इसका भी सिद्धांत मर्टन ने दिया, इसका भी दिया था। सामाजिक विचलन का सिद्धांत, इसको सबसे पहले सामाजिक विचलन का सिद्धांत दुर्खिम द्वारा दिया गया था। इसी को आगे चलकर मर्टन ने अपनाते हुए सामाजिक विचलन का सिद्धांत दिया एवं उसको विस्तृत व्याख्या किया था। परिस्थिति एवं भूमिका का सिद्धांत सबसे पहले लिंटन ने दिया था। परिस्थितिक्रम
परिस्थितिक्रम, भूमिका पुंज एवं परिस्थिति पुंज की अवधारणा यह जो था वह मर्टन ने दिया था। आगे हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही सुमिलित नहीं है? सेक्रेट एवं सेकुलर, दुर्खिम। बी है फिलॉसफी ऑफ मनी, सीमेल। तो इसमें ऑप्शन ए ही सही नहीं है, क्योंकि सेक्रेट एवं प्रोफेन, सेक्रेट एवं सेकुलर यह बेकन का है, और सेक्रेट एवं सेकुलर बेकन का है, और जो दुर्खिम है उनका है सेक्रेट एवं प्रोफेन। आगे हम दो और देख लेते हैं। आगे है लुकिंग ग्लास सेल्फ, यह सी.एच. कूले का है, सही है। इक्विट सोसाइटी एंटीजोनी का है, ये भी सही है। सेक्रेट एवं सेकुलर का जो सेक्रेट एवं सेकुलर का संबंध दुर्खिम से नहीं है बल्कि बेकन से है। दुर्खिम ने सेक्रेट एवं प्रोफेन की बात कही थी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, सामाजिक स्तरीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत किसी एक से संबंधित है? ऑप्शन ए है मार्क्स, ऑप्शन बी है मैक्स वेबर, ऑप्शन सी है बोटोमोर, ऑप्शन डी है डेविस। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, डेविस ने सामाजिक स्तरीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत दिया था। डेविस एवं मूर ने मिलकर इसे दिया था। उसमें हम रख सकते हैं, कभी कभी आ जाता है पार्सन को भी रखते हैं और ट्यूमिन को भी रखते हैं, क्योंकि ट्यूमिन ने, कई लोग सोचते हैं कि ट्यूमिन ने सामाजिक स्तरीकरण की आलोचना की थी। सामाजिक स्तरीकरण की आलोचना नहीं की थी, उन्होंने सामाजिक स्तरीकरण का जो प्रकार्यात्मक सिद्धांत डेविस एवं मूर ने दिया था, डेविस एवं मूर का उन्होंने विरोध किया था एवं आलोचना की थी, क्योंकि जो सामाजिक स्तरीकरण होता है वह स्तरों में होता है। तो उसमें जो डेविस मूर ने कहा था कि जब कोई व्यक्ति जो समाज में उच्चता एवं निम्नता की आवश्यकता है, इसलिए इस व्यवस्था को बने रहना चाहिए। इसका विरोध जब ट्यूमिन ने किया तो ट्यूमिन ने कहा था कि उच्चता एवं निम्नता समाज की सबको ज़रूरत है, ये नहीं है कि ये व्यवस्था बनी ही रहनी चाहिए। यह सबसे ज़रूरत है तो वो तो आप अपने आप ही हो जाएगा। जैसे आज भाई अगर IAS की ज़रूरत है तो एक कलर की भी ज़रूरत है, और एक सफाई कर्मचारी की भी ज़रूरत है, डॉक्टर है तो कंपाउंडर की ज़रूरत है। ऐसा तो है नहीं कि डॉक्टर पूरा काम कर लेगा, चाहे कंपाउंडर डॉक्टर का भी काम कर लेगा। तो इस तरह से ट्यूमिन ने कहा था। तो आगे हम देखते हैं, इसमें सामाजिक स्तरीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन वर्ष 1945 में डेविस मूर ने अपनी पुस्तक सम प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन में किया। इस विचारधारा के समर्थक पार्सन्स, पैरेटो, स्पेंसर, दुर्खिम, मेलिनोव्स्की, ब्राउन, मर्टन, कार्ल मैनहीम, मेल्विन ट्यूमिन तथा माइकल यंग आदि प्रमुख हैं। माइकल यंग भी इसमें आते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए ट्यूमिन ने इसका विरोध किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने समाजीकरण के संदर्भ में मैं और मुझे की अवधारणाओं का प्रतिपादन किया था? ऑप्शन ए है C.H. कूले, ऑप्शन बी है G.H. मीड, ऑप्शन सी है एस फ्रायड, ऑप्शन डी है R.K. मुखर्जी। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, G.H. मीड। G.H. मीड ने मैं और मुझे की अवधारणा का प्रतिपादन किया था। समाजीकरण के सिद्धांत में इन्होंने कहा था कि जो मैं है वह अगर मी में परिवर्तित हो जाए तो समाजीकरण की प्रक्रिया पूर्ण मानी जाएगी। यह कहना था G.H. मीड का। तो G.H. मीड जो थे उन्होंने कहा था कि व्यक्तिगत, G.H. मीड एक पुस्तक लिखी थी माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। इसी पुस्तक में इन्होंने समाजीकरण की अवधारणा था उसको दिया था। मीड ने समाजीकरण के संदर्भ में मैं और मुझे की अवधारणाओं का प्रतिपादन किया। मैं या आई यह एक व्यक्तिगत अवधारणा है। यह व्यक्तियों के अंदर ईगो की भावना का निर्माण करता है। इसका संबंध व्यक्ति द्वारा दूसरे के प्रति किए जाने वाले कार्य से है। मी इसका अर्थ है व्यक्ति द्वारा किए गए व्यवहार पर दूसरों की प्रतिक्रिया। इस प्रतिक्रिया के फलस्वरूप ही व्यक्ति उन विचारों या बातों को आंतरिकरण कर आत्म या स्व का विकास करता है। दूसरे शब्दों में मीड ने मुझे को ही महत्वपूर्ण माना है। उन्होंने कहा था कि जो मुझे है वही समाज को समझने का एवं व्यक्तियों की बातों को अमल करने का काम करता है। तो आगे हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, बहुत लेट हो रहा है, अभी 10 प्रश्न हुआ। अगला प्रश्न है,
किसने कहा है कि प्रतिस्पर्धा पूंजीवाद की एक विशिष्ट आवश्यकता है? ऑप्शन ए है मैक्स वेबर, ऑप्शन बी है मार्क्स, ऑप्शन सी है स्पेंसर, ऑप्शन डी है डेरेनडार्फ। इसमें ऑप्शन ए सही है, मैक्स वेबर। मैक्स वेबर ने पूंजीवाद की अवधारणा को प्रतिस्पर्धा पूंजीवाद की एक विशिष्ट आवश्यकता है, इसको मार्क्स ने ही वेबर ने माना था। वेबर ने कहा था, वेबर ने एक पुस्तक लिखी थी द प्रोटेस्टेंट एथिक द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, उसी में कहा था कि पूंजीवाद धार्मिक कारणों से भी उत्पन्न होता है, पूंजीवाद का विकास धार्मिक कारणों से भी होता है। उन्होंने भारत में अध्यात्मवाद के कारण पूंजीवाद के विकास की बात नहीं कही थी। इन्होंने वेबर ने कहा था कि भारत में अध्यात्मवाद बहुत मजबूती स्थिति में है, और जो यूरोप था उस समय वहाँ पर धार्मिक जो आचार था वह लागू था। धार्मिक आचार का तात्पर्य था, ईसाइयों में उस समय मान्यता थी, जो कैथोलिक धर्म था वहाँ पर उसमें मान्यता थी, प्रोटेस्टेंट जो धर्म था उसमें मान्यता थी कि अगर हम पैसा किसी को दिए हैं तो उसको उससे ब्याज लेना चाहिए, और हमको भोग विलास के सामानों में कम पैसे खर्च करने चाहिए। एवं इसी के साथ उन्होंने कहा कि जो अगर पैसे हम लाभ होते हैं तो लाभ के पैसे को दूसरे जगह न लगा के उसी बिजनेस में ही उस पैसे को लगाना चाहिए, जिससे पूंजीवाद का विकास हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, स्वयं की अवधारणा प्राप्ति एवं सामाजिक अस्मिता का समाजीकरण का सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन ए है जीन पियाजे, ऑप्शन बी है जी.एच. मीड, ऑप्शन सी है फ्रायड, ऑप्शन डी है इमाइल दुर्कheim। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, जी.एच. मीड। जी.एच. मीड ने स्वयं की अवधारणा प्राप्ति एवं सामाजिक अस्मिता का समाजीकरण का सिद्धांत प्रतिपादित किया था, एवं इसी के माध्यम से उन्होंने मैं और मुझे का सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए समाजीकरण की प्रक्रिया को पूर्ण बताया था। अगला प्रश्न है, विखंडन की अवधारणा किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी है देरिडा, ऑप्शन सी है फूको, ऑप्शन डी है अल्फ्रेड जेफरी। इसमें ऑप्शन बी सही है, देरिडा ने विखंडन की अवधारणा संबंधित है, क्योंकि इन्होंने कहा था कि उत्तर आधुनिकता संबंधी समस्त विश्लेषण इसी अवधारणा पर आधारित है, और इन्होंने कहा था जो विखंडन है डिकंस्ट्रक्शन है वह अवधारणा समाज के विखंडन की बात करता है, और इन्होंने भाषा एवं लेखन पर ज़्यादा काम किया था। अगला प्रश्न है, शक्ति के वैधीकरण का सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन ए है पैरेटो, ऑप्शन बी है लिपसेट, ऑप्शन सी है मार्क्स, ऑप्शन डी है वेबर। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, वेबर ने शक्ति के वैधीकरण का सिद्धांत दिया था, क्योंकि शक्ति तभी वैध मानी जाएगी जब उसके पास सत्ता हो या कोई ऐसा पद हो जिससे वह उसका प्रयोग लोगों पर कर सके, और लोगों पर तभी कर सकते हैं जब लोग मानने वाले उसके बात को तभी कोई मानेगा जब उसके पास सत्ता हो। शक्ति से तो कोई मानता नहीं, क्योंकि शक्ति व्यक्तिगत होती है और सत्ता वैधानिक मानी जाती है। अगला प्रश्न है, अपील टू कंजर्वेटिज्म, मिलान का प्रश्न है। इकोनॉमी एंड सोसाइटी वेबर की पुस्तक है। ऑन मोरालिटी एंड सोसाइटी यह दुर्कheim की पुस्तक है, और मिलिटेंट एंड इंडस्ट्रियल सोसाइटी स्पेंसर का है, और अपील टू कंजर्वेटिज्म यह काम्ट की पुस्तक है। तो इसमें ए में दो, तो इससे ऑप्शन ए ही सही है, मिलान वाले प्रश्न में कुछ देखना नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ऑप्शन ए है वाई सिंह मतलब योगेंद्र सिंह, ऑप्शन बी है आंध्र वित्तेई, ऑप्शन सी है योगेश अटल, ऑप्शन डी है एम.एन. श्रीनिवास। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, एम.एन. श्रीनिवास ने सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया नामक पुस्तक एम.एन. श्रीनिवास ने लिखी थी। इनके अन्य प्रमुख कृतियों में मैरिज एंड फैमिली इन मैसूर 1942, रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द पुअर ऑफ साउथ इंडिया 1952, और इंडियाज विलेजेस 1955 में इन्होंने पुस्तक लिखी थी। द रिमेंबर्ड विलेज भी इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। इंडिया सोशल स्ट्रक्चर भी एक पुस्तक लिखी थी इन्होंने। तो इस तरह की कुछ पुस्तकों पर इन्होंने काम किया था। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय समाजशास्त्रियों में से किसने यह माना कि सामाजिक प्रघटनाओं के अध्ययन के लिए मूल्य महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए है एम.एन. श्रीनिवास, ऑप्शन बी है एस.सी. दुबे, ऑप्शन सी है राधाकमल मुखर्जी, ऑप्शन डी है डी.एन. मजुमदार। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, राधाकमल मुखर्जी ने सामाजिक प्रघटनाओं के अध्ययन के लिए मूल्य को महत्वपूर्ण माना। मूल्यों को परिभाषित करते हुए मुखर्जी ने कहा था, मूल्य समाज द्वारा ऐसी इच्छाएं और लक्ष्य हैं जिनका अंतरीकरण, अनुकूलन या समाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा ही किया जा सकता है। इन्होंने पुस्तक लिखी थी द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल वैल्यू। यह पुस्तक बहुत पूछी जाती है एवं जैसे हम जब राधाकमल मुखर्जी को डिटेल से देखेंगे तो उसमें और सी उनकी अवधारणाओं को देखेंगे। और सबसे उनकी विख्यात जो अवधारणा थी यह मूल्यों की अवधारणा ही थी, जो विश्व स्तर पर जानी जाती है। अगला प्रश्न है,
प्रश्न है, मार्क्स के समाज का वर्गों के विभाजन का परीक्षण किसने किया और एक तीसरे वर्ग मध्यम वर्ग का जोड़ दिया था? ऑप्शन ए हीगल, ऑप्शन बी है वेबर, ऑप्शन सी है डेरेनडार्फ, ऑप्शन डी है कॉलिंस। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, डेरेनडार्फ। डेरेनडार्फ ने मध्यम वर्ग को मार्क्स की समाज के वर्गों की अवधारणा में जोड़ा था, क्योंकि मार्क्स ने दो ही वर्ग बताए थे, एक पूंजीपति वर्ग एवं एक सर्वहारा वर्ग, जिसके बीच में इन्होंने मध्यम वर्ग को डेरेनडार्फ ने जोड़ा। डेरेनडार्फ भी एक संघर्ष सिद्धांतवेत्ता हैं और इन्होंने सत्ता के संबंधों पर आधारित संघर्ष को देखा था, सत्ता के संबंधों पर आधारित संघर्ष को देखा था। इन्होंने कहा यह नव मार्क्सवादी विचारक हैं, नव मार्क्सवादी विचारक हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। इनकी पुस्तक थी क्लास एंड क्लास स्ट्रक्चर इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी। क्लास एंड क्लास इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी इनकी एक पुस्तक थी। उसी पुस्तक में इन्होंने मध्यम वर्ग को जोड़ा था। उस पुस्तक में इन्होंने मध्यम वर्ग की अवधारणा भी दी थी। स्पेंसर ने अनुसरण किया है मुख्य रूप से प्रकार्यात्मक सिद्धांत का, मुख्य रूप से संरचनात्मक सिद्धांत का। ऑप्शन सी है मुख्य रूप से संघर्षात्मक सिद्धांत का। ऑप्शन डी है मुख्य रूप से उद्विकासीय सिद्धांत का। इसमें ऑप्शन डी सही है, मुख्य रूप से उद्विकासीय सिद्धांत का। उद्विकासीय सिद्धांत का स्पेंसर ने प्रयोग किया था, क्योंकि सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत इन्होंने ही सबसे पहले दिया था। सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत इन्होंने ही सबसे पहले दिया था। इसमें हम देखते हैं स्पेंसर ने मुख्य रूप से उद्विकासीय पद्धति अनुसरण किया। स्पेंसर के अनुसार सामाजिक संरचना और सामाजिक संस्थाओं में भी परिवर्तन की उद्विकासीय प्रवृत्ति होती है। इस संदर्भ में ही उन्होंने योग्यतम की उत्तरजीविता के मुहावरे की रचना की थी। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की अवधारणा इन्होंने ही दिया था। इन्होंने ही सर्वप्रथम यह प्रतिस्थापित किया कि मानवीय समाज में भी प्राकृतिक नियमों के सिद्धांतों के अनुसार उद्विकास होता है। यह स्पेंसर ने कहा था। अगला प्रश्न देखते हैं। स्पेंसर ही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सामाजिक संस्था शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अपनी पुस्तक में किया था एवं आगे चलकर समनर ने फॉकवेज नामक पुस्तक में सामाजिक संस्था जो शब्द था उसकी व्याख्या की थी। एवं स्पेंसर ने सबसे पहले पुस्तक लिखी थी द प्रिंसिपल ऑफ सोशोलॉजी। सबसे पहले सोशोलॉजी नाम से कोई पुस्तक लिखी गई थी तो वह प्रिंसिपल ऑफ सोशोलॉजी पुस्तक ही लिखी गई थी, लेकिन समाजशास्त्र का जनक अगस्त कांट को माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्नांकित में से किसने आदर्श प्रारूप को एक विधि के रूप में विकसित किया है? ऑप्शन ए है कांट, ऑप्शन बी है डेविस, ऑप्शन सी है पार्सन्स, ऑप्शन डी है वेबर। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, वेबर। जो आदर्श प्रारूप है वह मान लेते हैं कि यह किसी चीज़ को पूरा करने से पहले एक आदर्श नियम होते हैं, अवधारणा बना लेना। उसे वेबर ने प्रयोग किया था। आगे चलकर वेबर ने सामाजिक क्रिया की अवधारणा को दिया था। वेबर ने आदर्श प्रारूप को एक विधि के रूप में विकसित किया। भौतिक विज्ञानों की बात सामाजिक विज्ञानों में प्रायोगिक विधि का प्रयोग नहीं किया जा सकता। अतः घटनाओं को समझने के लिए एक दूसरे तरीके अर्थात तुलनात्मक विधि का प्रयोग किया जाता है। इस तुलनात्मक विधि को सटीक और वस्तुपरक बनाने के लिए वेबर ने आदर्श प्रारूप विधि के प्रयोग का सुझाव दिया था। इस विधि के द्वारा कार्य कारण संबंधों का भी पता ठीक प्रकार से समझाया जा सकता है। वेबर ने वेस्टहैंड की अवधारणा दी थी। वेस्टहैंड जो है वह एक जर्मन शब्द है जिसका हिंदी में होता है व्याख्यात्मक। तो वेबर समाजशास्त्र के व्याख्यात्मक पिता भी माने जाते हैं। इसके आगे प्रश्न है, आज का अगला प्रश्न है, प्रत्यक्षवाद के संदर्भ में अगस्त कांट के उत्तराधिकारी के रूप में किसको माना जाता है? ऑप्शन ए है मार्क्स, ऑप्शन बी है कार्ल पॉपर, ऑप्शन सी है दुर्खिम, ऑप्शन डी है मैक्स वेबर। तो इसमें ऑप्शन सी है दुर्खिम को। ऐसा कहा जाता है कि जो प्रत्यक्षवाद की अवधारणा कांट ने शुरू की थी उसको आगे बढ़ाने का काम दुर्खिम ने किया था, क्योंकि दुर्खिम जो है वह समाजशास्त्र में सबसे पहले पीएचडी की उपाधि धारण करने वाले व्यक्ति थे। दुनिया में पहले व्यक्ति थे जिन्होंने समाजशास्त्र में पीएचडी की उपाधि धारण की थी। और पीएचडी का जो इनका विषय था या टॉपिक था वह था लेबर इन सोसाइटी
इनकी समाज में श्रम विभाजन का सिद्धांत, समाज में श्रम विभाजन का जो सिद्धांत था इन्होंने दिया था, उसी पर इन्होंने पीएचडी की उपाधि धारण की थी। और जो उन्होंने इसे पुस्तक के रूप में भी प्रकाशित किया था वह जब आई थी तो उसका डेट था 1893। द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड इनकी दूसरी पुस्तक थी जो आई थी 1895 में, और तीसरी थी द सुसाइड 1897 में पुस्तक आई थी। उसी इसके आगे इन्होंने पुस्तक लिखी थी 1905 में द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ इन मोरल वैल्यू इनकी एक पुस्तक थी। तो इस तरह की इन्होंने कई पुस्तकें लिखी थी। तो आगे हम देखते हैं कि जो प्रत्यक्षवाद के संदर्भ में अगस्त कांट के उत्तराधिकारी के रूप में दुर्खिम को माना जाता है। दुर्खिम पर रूसो, सेंट साइमन और कांट की फ्रांसीसी परंपरा का गहरा प्रभाव पड़ा था। सेंट साइमन और कांट के प्रत्यक्षवाद का अनुसरण करते हुए दुर्खिम ने समाजशास्त्र को परिभाषित किया था। समाजशास्त्र में धर्म को सबसे पहले धर्म का प्रारंभिक स्वरूप इन्होंने टोटमवाद को माना था। टोटमवाद का इन्होंने अध्ययन ऑस्ट्रेलिया की अरुंडा जनजाति का अध्ययन करके दिया था, जिसमें पवित्रता एवं अपवित्रता की बात इन्होंने कही थी। अगला प्रश्न है, शक्ति व्युत्पन्न होती है। ऑप्शन ए हितों के जुड़ाव से, ऑप्शन बी है प्राधिकार से, ऑप्शन सी है दोनों से, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, प्राधिकार से, सत्ता से। हमेशा जो शासक होता है वह शक्ति का प्रयोग सत्ता से ही करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, सत्ता की प्रभुता का अर्थ है एक शासक का होना, ऑप्शन बी है शासित होने के लिए एक समूह का होना, ऑप्शन सी है शासकों का शासकों के आदेशों की वस्तुगत स्वीकृति, और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इसमें ऑप्शन डी है वस्तुगत स्वीकृति। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं, विलेज कास्ट जेंडर एंड मेथड नामक पुस्तक का लेखक कौन है? आर.के. मुखर्जी। ऑप्शन बी है स्पेंसर। अगला है कार्ल मार्क्स, और ऑप्शन डी है ई.बी. टाइलर। तो इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं, क्योंकि इस प्रश्न का सही उत्तर है एम.एन. श्रीनिवास। एम.एन. श्रीनिवास ने विलेज कास्ट जेंडर मेथड नामक पुस्तक इन्होंने लिखी थी। अगला प्रश्न है, आधिपत्य शब्द की अवधारणा किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है स्पेंगल से, ऑप्शन बी है स्पेंसर से, ऑप्शन सी है मार्क्स से, ऑप्शन डी है टाइलर से। तो आधिपत्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अगर किसी ने किया था तो वह ग्रामसी ने किया था। ग्रामसी से ही आगे लेकर मार्क्स ने इस शब्द का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, किसके अनुसार त्वरित उग्र सामाजिक परिवर्तन तभी आ सकता है जब क्रांतिकारी चेतना का पूर्ण विकास हो? ऑप्शन ए है ब्रायन विल्सन, ऑप्शन बी है आरदही, ऑप्शन सी है ग्रामसी, ऑप्शन डी है हाब्स। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, ग्रामसी। ग्रामसी ने ही वर्चस्व की या आधिपत्य की अवधारणा सर्वप्रथम दी थी, और उसी को इन्होंने त्वरित उग्र सामाजिक परिवर्तन तभी आ सकता है जब क्रांतिकारी चेतना का पूर्ण विकास हो, इसको ग्रामसी ने कहा था। अगला प्रश्न देखते हैं। थोड़ा वीडियो बड़ा हो रहा है तो हम जल्दी देख लेते हैं। आधुनिकता एक अधूरी परियोजना है, कथन किसका है? ऑप्शन ए है रिटजर का, ऑप्शन बी है हेबरमास का, ऑप्शन सी है गिडेंस का, ऑप्शन डी है पीटर हैमिल्टन का। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, हेबरमास का। हेबरमास ने कहा आधुनिकता एक अधूरी परियोजना है। हेबरमास को हम और डिटेल से देखेंगे तब बताया जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही प्रकार से सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है कास्ट इन मॉडर्न इंडिया, एस.सी. दुबे। यह गलत है क्योंकि श्रीनिवास की पुस्तक है। अगला पुस्तक है कास्ट क्लास एंड पावर, आंध्र में की पुस्तक सही है। होमो इरेक्टस डूमा की पुस्तक है, ये भी सही है। अगला है कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स, यह रजनी कोठारी की पुस्तक है, यह भी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, कार्ल मार्क्स की निम्नलिखित कृतियों में कथन द हिस्ट्री ऑफ ऑल ह्यूदर टू सोसाइटी इन द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है द जर्मन आइडियोलॉजी 1867, ऑप्शन बी है कैपिटल ए क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, ऑप्शन सी है दास कैपिटल 1967, ऑप्शन डी है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848। तो इसमें ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी 1848 कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। इसी पुस्तक में इन्होंने कहा था कि अभी तक के सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। और जो पुस्तक थी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 में प्रकाशित हुई थी, उसको मार्क्स एवं एंजल्स ने मिलकर लिखा था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक संस्था है? ऑप्शन ए है सरकार, ऑप्शन बी है राज्य, ऑप्शन सी है प्रधानाचार्य, ऑप्शन डी है निरीक्षक। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, सरकार। क्योंकि संस्था सरकार दिखती है नहीं, सरकार के क्रियाकलाप दिखते हैं। नियमों का जो गुच्छा होता है उसे ही संस्था कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है,
समाज विज्ञान में प्रघटनाशास्त्र शब्द का उपयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ऑप्शन ए हेगेल, ऑप्शन बी है हर्शल, ऑप्शन सी है सार्त्र और ऑप्शन डी है सूर्य। तो इसमें ऑप्शन जो समाज विज्ञान है इसमें सबसे प्रथम समाज विज्ञान में सर्वप्रथम प्रयोग सूर्य ने किया था। सूर्य ने किया था। हर्शल ने मनोविज्ञान में किया था, न कि समाज विज्ञान में किया था। समाज विज्ञान में समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग करने के लिए सूर्य को जाना जाता है। इसमें ऑप्शन यह आगे हम देखते हैं। प्रश्न है द फिनोमिनोलॉजी ऑफ द सोशल वर्ड नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ऑप्शन ए है GWF हेगल, ऑप्शन बी है सूर्य, ऑप्शन सी है M रोजर्स, ऑप्शन डी है H फर्ग्यूसन। तो इसमें ऑप्शन बी सही है सूर्य ने पुस्तक लिखी थी द फिनोमिनोलॉजी ऑफ द सोशल वर्ड। इसमें इनको कुछ और पुस्तकें थी। द फिनोमिनोलॉजी ऑफ द सोशल वर्ड 1967 में नामक पुस्तक सूर्य ने लिखी थी। इनके अन्य प्रमुख कृतियाँ थी द स्ट्रक्चर द लाइफ वर्ड 1974 विथ लकमैन के साथ इन्होंने मिलकर लिखा था। और अगली पुस्तक थी रिफ्लेक्शन ऑन द प्रॉब्लम ऑफ रिलीवेंस, इन्होंने 1970 में इस पुस्तक को प्रकाशित किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है ग्रामीण भारतीय समाज के परिप्रेक्ष्य में सार्वभौमिकीकरण एवं स्थानीयकरण की प्रक्रियाओं का अध्ययन किसने किया था? ऑप्शन ए है रेडफील्ड, ऑप्शन बी है श्रीनिवास, ऑप्शन सी है मैकीमेरियट, ऑप्शन डी है BR चौहान। तो इसमें ऑप्शन सी सही है मैकीमेरियट ने भारतीय ग्रामीण समाज के परिप्रेक्ष्य में सार्वभौमिकरण स्थानीयकरण की प्रक्रियाओं का अध्ययन किया था। यह इन्होंने रेडफील्ड से लिया था। रेडफील्ड ने लघु परंपरा एवं दीर्घ परंपरा की बात कही थी। इसी से प्रेरित होकर मैकीमेरियट ने भारतीय समाज में सार्वभौमिकरण एवं स्थानीयकरण की प्रक्रियाओं का अध्ययन किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सामाजिक प्रघटना को समझने के लिए निम्न में से कौन प्रकार्यात्मक उपागम को नहीं अपनाता है? तो ऑप्शन ए है अलेक्जेंडर, ऑप्शन बी है डेविस, ऑप्शन सी है मर्टन, ऑप्शन डी है हेबरमास। तो इसमें ऑप्शन डी सही है हेबरमास ने कभी भी प्रकार्यात्मक उपागम को नहीं अपनाया था, यह मार्क्सवादी थे। बाकी अलेक्जेंडर, मर्टन और डेविस यह प्रकार्यवाद से संबंधित थे। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है निम्न में से किसने आवश्यकताओं के सिद्धांत का प्रयोग किया है? ऑप्शन ए है ब्राउन, ऑप्शन बी है पार्सन्स, ऑप्शन सी है मर्टन, ऑप्शन डी है मेलोस्की। तो इसमें ऑप्शन बी सही है पार्सन ने आवश्यकताओं के सिद्धांत का प्रयोग किया था। आवश्यकताओं की बात अगर करने के लिए आएगा तो सबसे पहले मेलोस्की ने किया था, इसका व्याख्या ब्राउन ने किया था और आवश्यकताओं के सिद्धांत के बाद पार्सन ने किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। किसने विश्व की 8 संस्कृतियों के अध्ययन के आधार पर सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत दिया था? ऑप्शन ए है मार्क्स, ऑप्शन बी है स्पेंसर, ऑप्शन सी है स्पेंगलर, ऑप्शन डी है टाइलर। तो इसमें ऑप्शन सी सही है स्पेंगलर ने अपनी पुस्तक द डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट 1918 में 8 बड़ी संस्कृतियों का अध्ययन करके बताया कि सामाजिक परिवर्तन एक चक्र चलता है। हम यहाँ से प्रारंभ होते हैं और फिर वहीं लौट कर आ जाते हैं, जहाँ से प्रारंभ होते हैं और वहीं लौट कर आ जाते हैं। इस प्रकार मानव शरीर का जन्म विकास होता है और फिर वह मृत हो जाता है, फिर अगला जन्म लेता है। तो इस तरह यह चक्र चलता रहता है, यह स्पेंगलर का कहना था और चक्रीय सिद्धांत इन्होंने दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन विश्व व्यवस्था सिद्धांत से संबंधित है? ऑप्शन ए है जॉर्ज टिटजर, ऑप्शन बी है वालस्टीन, ऑप्शन सी है एन.जे. स्मेल्सर, ऑप्शन डी है ई. सील्स। तो इसमें ऑप्शन बी सही है वालस्टीन ने विश्व व्यवस्था सिद्धांत संबंधित पूंजीवादी व्यवस्था को एक वैश्विक आर्थिक व्यवस्था के रूप में उद्भव एवं विकास की व्याख्या करने वाले परिप्रेक्ष्य को विश्व व्यवस्था सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। यह किसने कहा था? वालस्टीन ने। अगला इसमें इस सिद्धांत के प्रमुख आधार हैं प्राश्चित्यता का सिद्धांत एवं फ्रांसीसी अतिवृत्ति संप्रदाय कहा रहा है, यह हमेशा से इसका यही रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है किसने प्रदत्त परिस्थिति और अर्जित परिस्थिति के बीच अंतर स्पष्ट किया था? तो ऑप्शन ए है मैकाइबर, ऑप्शन बी है लिंटन, ऑप्शन सी है बेबर, ऑप्शन डी है पार्सन। तो इसमें ऑप्शन बी सही है लिंटन ने प्रदत्त परिस्थिति और अर्जित परिस्थिति की बात कही थी। परिस्थिति समूह की बात सबसे पहले बेबर ने कही थी। भूमिका की बात सबसे पहले नैडल ने कही थी। भूमिका एवं परिस्थिति की बात सर्वप्रथम लिंटन ने कही एवं उन्होंने परिस्थिति को 2 भागों में बांटा था, प्रदत्त परिस्थिति और अर्जित परिस्थिति। प्रदत्त परिस्थिति का तात्पर्य होता है जो व्यक्ति जन्म से प्राप्त करता है, जैसे कि मान लेते हैं किसी का बेटा, किसी जाति में जन्म, किसी धर्म में जन्म, यह जन्म से मिलता है तो इसे प्रदत्त कहते हैं। अर्जित जो व्यक्ति अपनी योग्यता एवं क्षमताओं के आधार पर अर्जित करे उसे अर्जित परिस्थिति कहते हैं। अगला प्रश्न है
निम्न में से कौन मार्क्सवादी समाजशास्त्री हैं? ऑप्शन ए आर देसाई, पहला है AR देसाई, दूसरा है राधाकृष्ण मुखर्जी, तीसरा है DP मुखर्जी, चौथा है GS घुरिये। तो इसमें ऑप्शन ए है 1 और 2, ऑप्शन बी है 2 और 3, ऑप्शन सी है 1 और 3, ऑप्शन डी है 2 और 4। तो इसमें ऑप्शन 1 और 3 सही है, ऑप्शन सी। इसमें ऑप्शन सी सही है, 1 और 3। AR देसाई एवं DP मुखर्जी मार्क्सवादी समाजशास्त्री हैं। अगर रामकृष्ण मुखर्जी हो तो वह भी सही है। रामकृष्ण मुखर्जी को भी हम मार्क्सवाद में ही रख सकते हैं। ये सुमेलित करना है तो इसमें हम सुमेलित करते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन, यह मिलेगा पार्सन से। द फिनोमेनोलॉजी ऑफ सोशल वर्ड सूर्य का है। द प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ, यह गाफमैन की पुस्तक है। द स्टडीज इन एथनोलॉजी गारफिंकल की पुस्तक है। तो इसमें ए में 2, बी में 1, इसमें मिलेगा ए में 2, ऑप्शन ए में 3। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, ए कहीं में 3 है तो मिल गया। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन ए है निम्का, ऑप्शन बी है आगमन, ऑप्शन सी है स्पेंसर, ऑप्शन डी है सोरोकिन। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, आगमन ने सांस्कृतिक विलंबना शब्द का सर्वप्रथम सिद्धांत का प्रयोग किया था। सांस्कृतिक विलंबना का तात्पर्य होता है जैसे अभौतिक संस्कृति या भौतिक संस्कृति की अपेक्षा पीछे रह जाना ही सांस्कृतिक विलंबना है। और इन्होंने संस्कृति 2 भागों में बांटा था, भौतिक संस्कृति एवं अभौतिक संस्कृति। भौतिक संस्कृति एवं अभौतिक संस्कृति, जैसे कि अभौतिक संस्कृति का मतलब हो गया मूल्य विचारधारा, और भौतिक संस्कृति का मतलब हो गया गाड़ी घोड़े, या जो हम चीज़ छू के देख सकते हैं उसे भौतिक संस्कृति में आगमन ने रखा था। इनकी पुस्तक थी सोशल चेंज। इसी पुस्तक में इन्होंने सांस्कृतिक विलंबना सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। हम लोग इसे यहीं रोकते हैं क्योंकि अभी इसके आगे 40 प्रश्न और है, तो हम अगली किसी और क्लास में, जब एक क्लास और होगी उसमें हम इसको देखेंगे, क्योंकि इस तरह से 80 प्रश्न का बहुत बड़ा क्लास हो जाएगा। तो आज हम लोग यहीं इसे रोकते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद क्लास देखने के लिए, और आप लोगों से निवेदन है कि जो भी इसमें गलतियाँ हुई हों, त्रुटियाँ हुई हों, कमेंट के माध्यम से मुझे अवगत करवाएं। मैं उस पर और काम करके अगला जो वीडियो आएगा उसमें मैं कोशिश करूंगा कि गलतियां ना हुई हों, गलतियां 9 के बराबर हों। और आप लोगों से निवेदन है कि इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट के माध्यम से हुई जो भी गलतियां हैं, त्रुटियां हैं, उसे मुझे अवगत करवाएं। धन्यवाद।